हाय एवरीवन। तो आज है 27 अक्टूबर और आज जो है जितना भी न्यूज़ रहा है जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सीएपीएफ एसी एफ कैट सीडीएस एनडीए एफ एयरफोर्स एग्जाम के लिए, तो जितना भी न्यूज़ रहा है उस हर एक न्यूज़ को हम लोग आज डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ है उसी को हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, तो चलो पहला जो न्यूज़ है कि डिसआर्मामेंट वीक जिसे हर साल ऑब्जर्व किए जाते हैं बाय द यूनाइटेड नेशन, तो इस साल जो है 2025 में 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इसे ऑब्जर्व किए जाएंगे। ठीक है, डिसआर्मामेंट वीक कौन ऑब्जर्व करते हैं? यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे ऑब्जर्व किए जाते हैं एनुअली। क्लियर है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जिससे प्रमोट कर सके पीस को, रिड्यूस कर सके आर्म्स को, है ना, आर्म्स हो गया, एम्यूनेशन हो गया, इसको रिड्यूस कर सके, प्लस अवेयरनेस इसके लिए जो है रेस कर सके, इसका जो है मेन मकसद है। ठीक है, और इस साल का जो थीम रहा है चेंजेस एवरी ईयर, ये इसका थीम है डिसआर्मामेंट वीक का। क्लियर है? ये समझ आया न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूएनसी टेड जो कि हेल्ड हुए हैं कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसे हेल्ड किए गए थे। क्लियर है? जिसे डेट का अगर बात करोगे तो 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच इसे हेल्ड किए गए थे, जो कि इसका एडिशन रहा है 16 एडिशन। वेन्यू का अगर बात करोगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसका जो थीम है शेपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका थीम है। इस थीम को याद रखना क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जितना भी कोई इंपॉर्टेंट डेज हो गया, न्यूज़ हो गया, अगर उससे रिलेटेड थीम आ रहे हैं, अगर थीम है तो थीम को यहाँ पे याद रखोगे क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर फोकस एरिया रहा है कि ट्रेड रिजालियंस के रेस्पेक्ट से डिजिटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए विथ इन्वेस्टमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि एट प्रेजेंट देखे होगी कि यूएन रिफॉर्म का बात करते हैं, WTO रिफॉर्म का बात कर रहे हैं। क्यों इस रिफॉर्म का बात कर रहे हैं? क्योंकि देखो जो इस सिचुएशन को जो प्रेजेंट 25 चल रहा है ना, लेकिन यूनाइटेड नेशन 1945 का बना हुआ है। उतना जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WTO हो गया, उसका अगर ट्रेस किया जाओ फाउंडेशन को तो बहुत पुराना हो चुका है, और उस पुराना सिचुएशन के हिसाब से एट प्रेजेंट को अगर कंपेयर करोगे तो ये इम्पॉसिबल टाइप होता है। तो यहाँ पे भी जितना भी फोकस एरिया यहाँ पे भी रहा है कि ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्रेड रिजाइलेंस होना चाहिए, प्लस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये तो रहा इसका कुछ फोकस एरिया। बाकी ऑब्जेक्टिव का बात करें कि प्रमोट कर सके ग्लोबल ट्रेड को, जैसे कि WTO है ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन का एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है WTO, जो कि ये जो ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्रमोट ग्लोबल ट्रेड को, डेवलपमेंट होना चाहिए कॉपरेशन में, इकोनॉमिक सस्टेबिलिटी होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, ये इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है। और इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्या है ये? है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये है क्या? तो देखो इसे इस्टेब्लिश किए गए थे 1964 में। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका हेड क्वार्टर है। इसका जो पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब मेन ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। तो ये देखो जो यूनाइटेड नेशन है ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो अंदर में 6 मेन ऑर्गेनाइजेशन आता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, है ना, क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट, इस तरीके से क्या है 6 मेन ऑर्गन आता है। ठीक है, तो उसमें से एक है, मतलब 6 में तो नहीं है लेकिन उसी का एक पार्ट है ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। समझ रहे हो? बाकी इसका पर्पस का बात करेंगे तो वही है कि प्रमोट कर सके ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन देना है ना, प्रमोट करना है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग कंट्री, इंटीग्रेट देम इनटू ग्लोबल इकोनॉमी, ये इसका मेन है। जो डेवलपिंग कंट्री है उसको मेन स्ट्रीम में लाना है, उसको एक मार्केट पहुंचाना है जिसके थ्रू यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। बाकी जो UN कैट है, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसका फंक्शन का बात करोगे तो इसका मेन फंक्शन होता है कि रिसर्च कंडक्ट कराना, एनालिसिस करना ट्रेड में कि कहाँ पे ट्रेड डिफिसिट है, कहाँ पे ट्रेड सरप्लस है, किस तरीके से ट्रेड को बूस्ट किया जा सके, प्लस कैसे यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस है हमें अपनाना चाहिए, इसका मेन फंक्शन है। फिर प्रोवाइड करना टेक्निकल असिस्टेंस को, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करना ट्रेड पैटर्न में,
फिर सर्व एज अ फोरम फॉर इंटर गवर्नमेंटल डिस्कशन ऑन ट्रेड एंड द डेवलपमेंट इशू, मॉनिटर ग्लोबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। ये जो है कुछ इसका मेजर फंक्शन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, ये रहा पूरा न्यूज़ प्रॉपर डिटेल के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। द ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इन्होंने क्या किया है, सेलिब्रेट किया है 64 राइजिंग डे, मतलब जहाँ से इसका फाउंडेशन हुआ है और अभी 2025 में इसका जो है 64 राइजिंग डे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे इस्टाब्लिश किए गए थे 24 अक्टूबर को 1962 को। ठीक है, तो इसका नेम जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्सेस जो है ITBP हम लोग कंसिडर करते हैं, इसे 24 अक्टूबर 1962 में इस्टाब्लिश किए गए थे और इसका जो हेड क्वार्टर है ये न्यू दिल्ली इंडिया में इसका हेड क्वार्टर है। और इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये काम करते हैं ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करते हैं। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ये प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया और जो चाइना बॉर्डर है इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्सेस का। बाकी जैसे कि गार्डिंग इंडिया फोर्सेस विथ चाइना और डिस्कस करोगे तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश है ना, उत्तराखंड, सिक्किम, ये जो इंडियन स्टेट हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम ITBP का होता है। ठीक है, बाकी इसका फंक्शन बात करेंगे तो पेट्रोलिंग करना बॉर्डर एरिया में, सर्वेलेंस करना, ठीक है, जितना भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको रोकना, काउंटर इंसर्जेंसी चलाना बॉर्डर एरिया में, फिर डिजास्टर रिस्पांस, रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर इंटरनल सिक्योरिटी जितना भी ड्यूटीज़ हैं इसको यहाँ पे हैंडल करना, असिस्टेंट करना UN पीस कीपिंग मिशन में, जो वर्ल्ड में पूरा UN पीस कीपिंग मिशन चलता है ना उसमें जो है ये असिस्ट करना। मोटो है इसका सर्विस एंड रॉयल्टी, ये इसका मोटो है। और कुछ स्पेशल फीचर्स का अगर बात करोगे तो जो ITBP होता है ना ये हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में होता है, क्योंकि खुद देखो जो इंडिया का लोकेशन है, एक देखो यहाँ पे ये इंडिया का लोकेशन एक बार कंसिडर करते हैं और ये जो है चाइना के बॉर्डर, ये वाले एरिया जो बॉर्डर है ना यहाँ पे ITBP देखने को मिलता है। अब इस जो एरिया है पूरा माउंटेनियस एरिया है ना, हाई एल्टीट्यूड एरिया है, प्लस आइसी सरफेस एरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका जो मेन फीचर जो है यही है कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में माउंटेनियस वारफेयर ये लोग ट्रेन होते हैं इस केस में। फिर स्किल होते हैं डिजास्टर रेस्क्यू में, माउंटेनियरिंग में। ठीक है, बाकी पार्टिसिपेट इन एडवेंचर एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी, ये सब चीज़ में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जिस हिसाब से इसको ट्रेन किए जाते हैं और इसका जो मेन मकसद वही है, क्योंकि माउंटेनियस एरिया है तो उसको माउंटेनियस एरिया में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है ऐसे यहाँ पे ट्रेन किए जाएंगे। अदर जैसे कि फोर्सेस का बात करोगे, CISF का बात करोगे तो CISF जो है इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसके उस तरीके से ट्रेन किए जाएंगे। लेकिन ITBP को जो है माउंटेनियस एरिया में काम करना है, वर्क करना है, ड्यूटीज़ करना है, तो उसे उस तरीके से जो है ट्रेन किए जाएंगे। ठीक है, बाकी और अदर जो है फोर्सेस के बारे में अगर थोड़ा डिस्कस करें तो इंडियन आर्मी जिसे इस्टाब्लिश किए गए थे 1895 में, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है और इसका जो मेन प्राइमरी रोल रहता है लैंड वारफेयर होना, बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी चलाना। फिर इंडियन नेवी का बात करोगे तो 1612 में इसे इस्टाब्लिश किए गए थे। ठीक है, एज अ इंडियन मैराइन इस तरीके से। लेकिन मॉडर्न नेवी का अगर बात करोगे तो इसे 1947 में ऑर्गेनाइज किए गए थे। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है और नवल रिलेटेड जितना भी सिक्योरिटी इशू हैं उसको हैंडल करने का काम जो है इंडियन नेवी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, फिर इंडियन एयर फोर्सेस हो गया जो कि 1932 में फाउंड किए गए थे, इस्टाब्लिश किए गए थे। इसका भी हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एयर डिफेंस से रिलेटेड जितना भी इशू हैं, एयर डिफेंस को प्रोटेक्ट करना है ना, एरियल वारफेयर करना, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट करना, ये इसका मेन एम है इंडियन एयर फोर्सेस का। बाकी BSF का बात करोगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, इसका जो है बॉर्डर फोर्सेस है ना, बॉर्डर एरिया में डिप्लॉय किए जाते हैं। 1965 में इसे इस्टाब्लिश किए गए थे। इसका भी हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में ही पड़ता है। और इसका जो है मेन वर्क या फिर ड्यूटी बोल सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का जो काम है, ड्यूटीज़ हैं, ये BSF का होता है। फिर CRPF का बात करोगे जिसे 1939 में इस्टाब्लिश किए गए थे। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में पड़ता है। इसका जो मेन काम जो होता है ना ड्यूटी CRPF का, ये काउंटर इंसर्जेंसी चलाना है, प्लस इंटरनल सिक्योरिटी जितना भी इंटरनल इशू हो रहे हैं उसको हैंडल करने का जो वर्क है, ड्यूटी है, ये CRPF का आता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस।
और ये CRPF में भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि CISF हो गया है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फोर्सेस हैं बोल सकते हो। देखो एक कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, जो CAPF होता है ना, CAPF इसके अंदर आते हैं CAPF है, इसके अंदर में आते हैं CISF हो गया है ना, CRPF हो गया है, SSB हो गया है, फिर CISF हो गया। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस आते हैं, और जो CAPF है इसके अंदर में एक फोर्सेस आते हैं CRPF, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG जो है 1984 में इस्टाब्लिश किए गए थे, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका जो मेन ड्यूटी है कि एंटी टेररिज्म ऑपरेशन चलाना, हॉस्टेज रेस्क्यू करना, VIP प्रोटेक्शन, ये इसका मेन होता है, मेन ड्यूटी होता है NSG कमांडो का। फिर सशस्त्र सीमा बल है, जिसे 1963 में फाउंड किए गए थे, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। इसका जो मेन मकसद है, ड्यूटी होता है SSB का, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। फिर असम राइफल जो है 1835 में इस्टाब्लिश किए गए थे, शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। जो जितना भी नदर्न ईस्टर्न स्टेट हैं, ये रहा, ये जितना भी नदर्न ईस्ट स्टेट है उसमें काउंटर इंसर्जेंसी चलाना, बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करना, ये इसका मेन एम है असम राइफल का। फिर CISF आ गए, जिसे 1969 में इस्टाब्लिश किए गए थे, फाउंड किए गए थे, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जितना भी इंडिया का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसको पूरा प्रोटेक्ट करने का, या फिर इंडस्ट्रियल यूनिट हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, इसको प्रोटेक्ट करने का जो है ड्यूटी होता है CISF का होता है, ठीक है। डिफेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जो है इसको और डिटेल में मैं समझाया हूँ। चलो अगला नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ को। इंडिया फर्स्ट रियल टाइम फ्लडिंग फॉरकास्टिंग सिस्टम, जिसे लॉन्च किए गए हैं, कहाँ पे, चेन्नई में लॉन्च किए गए हैं। बस इतना हमें को जो है डिस्कस करना है यहाँ पे। फिर अभी जो है पीयूष पांडे, जिसका अभी रिसेंटली डेथ हुआ है, ये जो है बिलोंग करते हैं एडवर्टाइजिंग से, है ना, एडवर्टाइजिंग से ये बिलोंग करते हैं। इसका कुछ अचीवमेंट अगर बात करोगे तो क्रेडिटेड विथ शेपिंग मॉडर्न इंडियन एडवर्टाइजिंग, जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, उसका जो है क्रेडिट इसी को जाता है, मॉडर्न एडवर्टाइजिंग का। फिर क्रिएटेड आइकॉनिक कैंपेन फॉर ब्रांड, जैसे कि फेविकोल हो गया, बाकी जितना भी ब्रांड है। फिर नोन फॉर इंटीग्रेटिंग इंडियन कल्चर ह्यूमर इन एडवर्टाइजिंग, ये इसके लिए जाने जाते हैं। कुछ कंट्रीब्यूशन है। बाकी इसका अवार्ड के बारे में देखोगे तो पद्मश्री अवार्ड मिल चुके हैं इसको 2016 में, क्लियो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, फिर मल्टीपल केनेस लियोन अवार्ड है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड से रिकॉग्नाइज भी इससे किए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैज़ बीन गिवन द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड। इसे दिए गए हैं किसको, SBI बैंक को, है क्या। देखो तो ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड जिसे दिए गए हैं, ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड जिसे SBI को दिए गए हैं 2025 के रेस्पेक्ट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। इसका जो पर्पस है, अचीवमेंट है कि रिकॉग्नाइज फॉर इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी किए हैं SBI, तो इसी के लिए जो है इसे अवार्ड दिए गए हैं। इसे एनुअली अवार्डेड किए जाते हैं बाय दी फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। फिर ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड जो हैं, और दूसरे कैटेगरी में मतलब आउटस्टैंडिंग डिजिटल बैंकिंग सर्विस के रेस्पेक्ट में किसे दिए गए हैं, HDFC को दिए गए हैं। तो जो SBI है, इसे जो अवार्ड मिला है ये ग्लोबल फाइनेंसिंग का मिला है। यहाँ पे वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक लिखे, ये भी सही है। बाकी दिए गए हैं ग्लोबल बैंक, बाकी दिए गए हैं ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड, ठीक है। तो ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड जो कि इसे एनुअली दिए जाते हैं, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल मैगजीन होता है, इसे हर साल दिए जाते हैं। इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क में। इसका जो पर्पस है कि रिकॉग्नाइज करना, हाईलाइट करना आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द ग्लोबल फाइनेंस इंडस्ट्री, चाहे बैंक के रेस्पेक्ट में ले लो, चाहे जितना भी अदर बैंक हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री है, उसको यहाँ पे हाईलाइट करना, रिकॉग्नाइज करना, इंक्लूडिंग इनोवेशन, स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। और ये जो है हर साल दिए जाते हैं, ये तो हमें पता ही है। अब देखो डिफरेंट कैटेगरी में इसको अवार्डेड जाते हैं। जो ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड है इसे डिफरेंट कैटेगरी में दिए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक अलग हैं, बेस्ट सेंट्रल बैंक कैटेगरी हैं, फिर बेस्ट बैंक इन डिजिटल इनोवेशन, फिर बेस्ट इमर्जिंग मार्केट बैंक है, फिर बेस्ट सस्टेनेबल फाइनेंस इनिशिएटिव, बेस्ट प्राइवेट बैंक, बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक,
ये वेरी करता है, लेकिन ये जो है मोस्टली इसी कैटेगरी में इसे अवार्डेड जाते हैं। तो अब थोड़ा एसबीआई को अभी जो है इस अवार्ड से अवार्डेड है, तो एसबीआई के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जो है इज बैंक ऑफ कलकत्ता, पहले जब हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करते हैं तो 1806 में इसका फाउंडेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसे जो है एसबीआई रीनेम किए गए हैं 1955 में। ये पहले था बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर ये आते हैं। एसबीआई बैंक जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आते हैं। ठीक है, सर्विसेज का बात करोगे तो रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, एनआईआरएस सर्विस, डिजिटल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब जो है एसबीआई के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी इसका कुछ अचीवमेंट का बारे में देखोगे तो ये लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का बाई एसेट। फिर मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का, किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। बाकी अवार्डेड के बारे में अभी डिस्कस किए कि ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड, बेस्ट बैंक अवार्ड, डिजिटल बैंकिंग अवार्ड, इस तरीके के अवार्ड से इसे रिकॉग्नाइज किए गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़ है कि केरला हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी डिक्लेयर फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी से जो है केरला यहाँ पे फ्री हो चुका है। क्या होता है पॉवर्टी और क्या होता है पॉवर्टी लाइन? देखो, पॉवर्टी लाइन इज अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम और कंजम्पशन दैट इज कंसीडर नेसेसरी टू मीट, मतलब हमें जीवन यापन करने के लिए एक मिनिमम जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि फूड हो गया है ना, क्लोथिंग हो गया है, शेल्टर हो गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लाइन डिफाइन की है कि एक वुमेन को, है ना, एक वुमेन जो है इसको एक लाइफ सस्टेन करने के लिए इतना यहाँ पे जरूरी सामान चाहिए, नेसेसिएट सामान चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। और जो इसके नीचे आ जाता है ना, एक लाइन हम लोग डिफाइन कर दिए हैं, जो इसके नीचे आते हैं इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पॉवर्टी कंसिडर करते हैं। ठीक है, पॉवर्टी लाइन एक स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड तक जो ह्यूमन लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए सामान चाहिए, और उससे नीचे जो आ जाते हैं उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, पॉवर्टी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पस है कि टू आइडेंटिफाई करना जो पीपल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस हैं, है ना, जो गवर्नमेंट असिस्टेंस वहाँ तक पहुँचाया जा सके, ये सब रिकॉग्नाइज करने के लिए ये जो है इनिशिएटिव लाए जाते हैं। और इंडिया में जो है पॉवर्टी लाइन मेजर करने का दो यहाँ पे मेथड है, एक तो हम लोग इनकम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक हम लोग कंजप्शन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकम मेथड में कि कितना एक मिनिमम इनकम हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि ये जो है लाइन है, इस लाइन में जो है इस लाइन के नीचे जितना भी इनकम अगर कम हुआ तो उसको हम लोग पॉवर्टी कंसिडर करेंगे। अगर ये लाइन में है, जैसे कि 5000 मंथली इनकम बता दिए, तो 5000 से अगर नीचे आ गए तो पॉवर्टी कंसिडर कर दिए, और 5000 को हम लोग एक पॉवर्टी लाइन कंसिडर करेंगे कि ये जो 5000 है ये हमारे लिए क्या होने वाला है, पॉवर्टी लाइन होने वाले हैं, जो ये डिफाइन करने वाले हैं कि कौन पॉवर्टी है और कौन पॉवर्टी नहीं है। ठीक है, फिर कंजप्शन मेथड से कि एक जो एक वर्किंग कंडीशन होते हैं उसमें वुमेन को कितना कैलोरी जो है इनटेक होना चाहिए, इस तरीके से कंजप्शन मेथड से भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि इंडिया का बात करोगे तो कैलोरी इनटेक कितना होना चाहिए, फिर कैलोरी इनटेक से जो है इंडिया जो है अपना पॉवर्टी लाइन डिफाइन करता है, पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि रूरल एरिया में जो है 24,000 कैलोरी पर डे यहाँ पे चाहिए होता है, बाकी अर्बन एरिया का बात करोगे तो 2100 कैलोरी यहाँ पे इनटेक होना चाहिए, ये बोलता है। बाकी अभी मेजरमेंट के लिए जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज करते हैं, ये सब चीज़ से भी हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज करते हैं ये इनकम को भी शामिल करते हैं, कंजप्शंस को भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, प्लस एक्सेस टू बेसिक सर्विस इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है उसमें रैंकिंग करते हैं, तो रैंकिंग के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि कौन सा कंट्री कहाँ पे एट प्रेजेंट जो है सस्टेन कर रहा है। ठीक है, बाकी जो रिपोर्ट रिलीज करते हैं पहले प्लानिंग कमीशन, एट प्रेजेंट जो है नीति आयोग के द्वारा इसे रिलीज किए जाते हैं। तो पॉवर्टी अभी न्यूज़ में आया, जो केरला जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त हो गया है, फ्री हो गया है। तो दो टर्म इसमें आते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। तो दोनों का मतलब क्या होता है ये हम लोग अब डिस्कस करते हैं। देखो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि लेक ऑफ बेसिक नेसेसिटी रिक्वायर फॉर सर्वाइवल, जैसे कि हमें क्या क्या चाहिए, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये चाहिए, लेकिन इसका भी हमें अभाव हो जाना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के कंसीडर करते हैं, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, जो 21 से 2400 जो कैलोरी इनटेक हैं जो डिफाइन किए गए थे,
डिफाइन किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, इसका भी हम लोग यहाँ पे पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो भी यहाँ पे इनफ तरीके से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसे हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी किसको बोलते हैं? पॉवर्टी मेजर इन रिलेशन टू द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी इन विच अ पर्सन लिव्स। जो एक सोसाइटी में जीवन जीने का है ना, लाइफ सर्वाइव करने का एक लेवल है, उस लेवल से कम होना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। जैसे कि समवन हु अर्न फॉर लेस देन द एवरेज इनकम ऑफ देयर कम्युनिटी, जितना भी कम्युनिटी है तो वो उस कम्युनिटी में जो एवरेज इनकम होता है उससे भी कम आना, उससे भी कम इनकम अर्न करना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी के कंसीडर करते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी के कैटेगरी में हम लोग इसको डालते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर। ये जो वर्क हैं जो कि किसके द्वारा किए गए हैं? एक इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन है सुनील स्मिथ, इसे अवार्ड किए गए हैं ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से अवार्ड किए गए हैं। ठीक है, बुक का नाम है द बर्निंग अर्थ है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर। इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन है सुनील स्मिथ, सुनील अमृत बोल सकते हो इसको। इसे जो है अवार्ड किए गए हैं ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज के द्वारा। ठीक है, बुक प्राइज जो है अवार्ड किए गए हैं। तो जो क्या है ये ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ये एक एनुअल अवार्ड है, प्रेजेंट किए जाते हैं ब्रिटिश एकेडमी, है ना, जिसे इस्टाब्लिश किए गए थे 2013 में, और इसी के द्वारा जो है हर साल इसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और अवार्डेड जाते हैं। क्लियर? तो ये तो रहा आज जितना भी 27 अक्टूबर में जितना भी न्यूज़ रहा है, जो कि हमारा डिफेंस एग्जाम ओरिएंटेड है, जिस तरीके से पूछे जाते हैं, है ना, प्रॉपर डिफेंस एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग डेली करंट अफेयर्स को यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं। इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, है ना, एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।